स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल पर जिसका नाम बायोग्राफी मोड है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस महान पुरुष के बारे में जिन्होंने संपूर्ण भारत को आजादी के बाद एक सूत्र में बांधने में सबसे अहम योगदान दिया। आज हम बात करने वाले हैं भारत के लौह पुरुष एवं प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची लौह प्रतिमा का निर्माण किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक एवं क्रियात्मक रूप में एक नई दिशा देने की वजह से सरदार पटेल ने राजनीतिक इतिहास में एक अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान पाया। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उनके पिता ने उन्हें कॉलेज भेजने का निर्णय लिया था, लेकिन वल्लभ भाई ने कॉलेज जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद लगभग 3 साल तक वल्लभ भाई घर पर ही थे और कठिन मेहनत करके जिले के नेता की परीक्षा पास करने की तैयारी कर रहे थे और वह परीक्षा उन्होंने अच्छे गुणों से पास भी की थी। बाद में उन्होंने बड़ी मेहनत से बैरिस्टर की उपाधि संपादन कर ली और साथ ही में देश सेवा में कार्य करने लगे। वल्लभ भाई पटेल एक भारतीय बैरिस्टर और राजनेता थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य नेताओं में से एक थे और साथ ही भारतीय गणराज्य के संस्थापक जनकों में से एक थे। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए कड़ा संघर्ष किया था और देश को एकता के सूत्र में बांधने में उन्होंने काफी योगदान दिया था। उन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधने और आजाद बनाने का सपना देखा था। भारत और दूसरी जगहों पर वे सरदार के नाम से भी जाने जाते हैं। राजनीतिक जीवन। गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवाओं ICS का भारतीयकरण कर इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाएं IAS बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत वर्ष 1991 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह अवार्ड उनके पौत्र विपिन भाई पटेल द्वारा स्वीकार किया गया। सरदार पटेल जी के सम्मान में अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2013 को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार पटेल के स्मारक का शिलान्यास किया। इसका नाम एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। सरदार पटेल की यादों को ताज़ा रखने के लिए अहमदाबाद के शाही बाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल सोसाइटी में सरदार पटेल का 3D संग्रहालय तैयार किया गया है। नवंबर 1917 में पहली बार गांधी जी से सीधे संपर्क में आए। 1918 में अहमदाबाद जिले में अकाल राहत का बहुत व्यवस्थित ढंग से प्रबंधन किया। अहमदाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड से गुजरात सभा को अच्छी धनराशि मंजूर करवाई जिससे इन्फ्लुएंजा जैसी महामारी से निपटने के लिए एक अस्थायी हॉस्पिटल स्थापित किया। 1918 में ही सरकार द्वारा अकाल प्रभावित खेड़ा जिले में वसूले जा रहे लैंड रेवेन्यू के विरुद्ध नो टैक्स आंदोलन का सफल नेतृत्व कर वसूली को माफ करवाया। गुजरात सभा को 1919 में गुजरात सूबे की कांग्रेस कमेटी में परिवर्तित कर दिया जिसके सचिव पटेल तथा अध्यक्ष महात्मा गांधी बने। 1920 के असहयोग आंदोलन में सरदार पटेल ने स्वदेशी खादी, धोती, कुर्ता और चप्पल अपनाए तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई। अहमदाबाद म्यूनिसिपल चुनाव में सभी ओपन सीटों पर जीत दर्ज की। तिलक स्वराज फंड के लिए 10 लाख रुपए एकत्रित किए। केवल गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 लाख सदस्य बनाए। गांधी से मिलकर गुजरात विद्यापीठ स्थापित करने का निर्णय किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 36वें अहमदाबाद अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष बने। वे गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने। एक वकील के रूप में सरदार पटेल ने कमजोर मुकदमे को सटीकता से प्रस्तुत करके और पुलिस के गवाहों तथा अंग्रेज न्यायाधीशों को चुनौती देकर विशेष स्थान अर्जित किया। 1908 में पटेल की पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। इसके बाद उन्होंने विधुर जीवन व्यतीत किया। वकालत के पेशे में तरक्की करने के लिए कृतसंकल्प पटेल ने मिडल टेम्पल के अध्ययन के लिए अगस्त 1910 में लंदन की यात्रा की। वहां उन्होंने मनोयोग से अध्ययन किया और अंतिम परीक्षा में उच्च प्रतिष्ठा के साथ उत्तीर्ण हुए। फरवरी 1913 में भारत लौटकर सरदार पटेल अहमदाबाद में बस गए और तेजी से उन्नति करते हुए अहमदाबाद अधिवक्ता बार में अपराध कानून के अग्रणी बैरिस्टर बन गए। गंभीर और शालीन पटेल अपने उच्च स्तरीय और तरीकों और चुस्त अंग्रेजी पहनावे के लिए जाने जाते थे।
वह अहमदाबाद के फैशनप्रस्त गुजरात क्लब में ब्रिज के चैंपियन होने के कारण भी विख्यात थे। 1917 तक वे भारत की राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उदासीन रहे। सरदार पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई बार जेल के अंदर बाहर हुए। हालांकि जिस चीज के लिए इतिहासकार हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, वे थी उनकी और जवाहरलाल नेहरू की प्रतिस्पर्धा। सब जानते हैं कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में सरदार पटेल ही गांधी जी के बाद दूसरे सबसे प्रबल दावेदार थे, किंतु मुस्लिमों के प्रति सरदार पटेल की हठधर्मिता की वजह से गांधी जी ने उनसे उनका नाम वापस दिलवा दिया। 1945 से 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए भी पटेल एक प्रमुख उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार भी गांधी जी के नेहरू प्रेम ने उन्हें अध्यक्ष नहीं बनने दिया। कई इतिहासकार यहाँ तक मानते हैं कि यदि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने दिया गया होता तो चीन और पाकिस्तान के युद्ध में भारत को पूर्ण विजय मिलती, परंतु गांधी जी के जगदाहिर नेहरू प्रेम ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। आजादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल वर्णभेद तथा वर्गभेद के कट्टर विरोधी थे। इंग्लैंड में वकालत पढ़ने के बाद भी उनका रुख पैसा कमाने की तरफ नहीं था। सरदार पटेल 1913 में भारत लौटे और अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू की। जल्द ही वे लोकप्रिय हो गए। अपने मित्रों के कहने पर पटेल ने 1917 में अहमदाबाद के सैनिटेशन कमिश्नर का चुनाव लड़ा और उसमें उन्हें जीत भी हासिल हुई। सरदार पटेल गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की सफलता से काफी प्रभावित थे। 1918 में गुजरात के खेड़ा खंड में सूखा पड़ा। किसानों ने करों से राहत की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। गांधी जी ने किसानों का मुद्दा उठाया, पर वो अपना पूरा समय खेड़ा में अर्पित नहीं कर सकते थे, इसलिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उनकी अनुपस्थिति में इस संघर्ष की अगुवाई कर सके। इस समय सरदार पटेल स्वेच्छा से आगे आए और संघर्ष का नेतृत्व किया। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों, राज्यों को भारत में मिलाना था। इस काम को उन्होंने बिना खून बहाई करके दिखाया। केवल हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए उन्हें सेना भेजनी पड़ी। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सरदार पटेल की महानतम देन थी 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया हो। 5 जुलाई 1947 को एक रियासत विभाग की स्थापना की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते। वे महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए इस पद से पीछे हट गए और नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह, सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री भी थे। सरदार पटेल के निधन के 41 वर्ष बाद 1991 में भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। यह अवार्ड उनके पौत्र विपिन भाई पटेल ने स्वीकार किया। सरदार पटेल के पास खुद का मकान भी नहीं था। वे अहमदाबाद में किराए एक मकान में रहते थे। 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में जब उनका निधन हुआ, तब उनके बैंक खाते में सिर्फ 260 रुपए मौजूद थे। आजादी से पहले जूनागढ़ रियासत के नवाब ने 1947 में पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था, लेकिन भारत ने उनका फैसला स्वीकार करने से इनकार करके उसे भारत में मिला लिया। भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पहुंचे। उन्होंने भारतीय सेना को इस क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के निर्देश दिए और साथ ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद के राजाओं ने ऐसा करना नहीं स्वीकारा। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब बहुत विरोध हुआ तो वे भागकर पाकिस्तान चला गया और जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो सरदार पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करा लिया, किंतु कश्मीर पर यथास्थिति रखते हुए इस मामले को अपने पास रख लिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत देश को आज ऐसे ही लौह पुरुष की तलाश है जो देश में एकता और अखंडता लाने में फिर से सफल हो सके। आज के लिए धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे किन्हीं दूसरे व्यक्ति की बायोग्राफी लेकर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।